वेलकम बैक अगेन डियर फ्रेंड्स। मैं हूं नंद कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस पर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग जेई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट कोर्स देख रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में थे। ठीक है, जिसमें आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम, जिसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये सारी चीजों को हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि हिंदी मीडियम के बच्चों को ज्यादा इसकी जरूरत होती है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ज्यादा कोचिंग व्यवस्थाएं है नहीं, तो उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होता है। तो दोनों बच्चों के लिए मैंने ये कोर्स लाया है। तो दोनों तरह के बच्चे हमसे जुड़ जाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग रासायनिक संयोग का नियम यानी कि फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, किस प्रकार से केमिस्ट्री में जो केमिकल्स हैं किस प्रकार से कंपाउंड फॉर्म होते हैं और किस नियमों को फॉलो करते हुए बनाते हैं किसी कंपाउंड को। कंपाउंड में हम जानते हैं कि कंपाउंड क्या होता है जी। पहले तो हमने जाना कि कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स इस दुनिया में। ठीक है, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो कि आपको पीरियोडिक टेबल में जो दिखते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। हमने सबसे पहले तो ये जाना एलिमेंट्स क्या होते हैं जिस तरह ऐसा ऐसा चीज जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हो उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें सारे एटम एक ही तरह के हो उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, कहता है उसके बाद क्या आया सर, कहता है उसके बाद कंपाउंड और मिक्सचर आया। ठीक है, कहता है कंपाउंड किसे कहते हैं कि कंपाउंड में जो होते हैं वो एक से ज्यादा तरह के एटम्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एटम को हमने जाना था, उससे पहले जानेंगे केमिस्ट्री में ऐसे हल्का फुल्का तुमने एटम के बारे में जानकारी दिया होगा। ठीक है, हमने देखा कि एटम में क्या होता है जी। कहता है एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, इसकी संख्या ठीक है अगर अलग अलग होती है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। ठीक है, तो एक ही तरह के एटम्स कहने का मतलब है कि जितने भी एटम्स है सभी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सेम है। ऐसे सारे एटम से जो मिलकर बनना होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, और जितने भी पीरियोडिक टेबल में है उस सभी के सभी एलिमेंट है। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट जो हो गया सर कहता है एक ही तरह के हैं। ठीक है, ठीक है, मान लेते या तो H के एटम होंगे इसमें या फिर O2 के एटम होंगे। ठीक है, एक ही प्रकार का होगा। अब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कहता कंपाउंड क्या होगा सर, कहता कंपाउंड जो होगा इसमें इसमें क्या होगा कि एक से ज्यादा तरह के एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा तरह के एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और है, कहता है एक और है सर, ये तो कंपाउंड हो गया कंपाउंड। एक और है सर मिक्सचर। क्या है जी, कहता है मिक्सचर है सर। कहता ये क्या है सर, कहता मिक्सचर में भी एटम्स एक से अलग अलग ढंग के एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि दो तीन प्रकार के एटम, एगो है बड़ा वाला गोल वाला एक प्रकार, एगो डॉट वाला एटम हम दिखा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के एटम हो सकते हैं। पर इसमें इसमें अंतर है। कहता क्या अंतर है सर, कहता कंपाउंड जो होता है वो जिससे बना होता है, मान लेते हैं H2 और O2 से मिलकर बना हुआ है कंपाउंड H2। तो ध्यान दीजिए, कहता H2 जो है वो एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, पर पानी जो है वो एक लिक्विड है। ठीक है, यानी कि कंपाउंड वो होते हैं जो जिससे वो बना हुआ है, जिस एलिमेंट से मिलकर वो बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी उससे डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी H2 एक कंपाउंड है। इसको हम कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जिससे बना हुआ है O2 और H2 से, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल H2 और O2 से अलग होती है। मिक्सचर में भी मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें H2 और O2 दोनों की प्रॉपर्टी होती है। जैसे जैसे एयर देख लो, एयर में ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन दोनों है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी वहां पे विद्यमान है। हाइड्रोजन भी वहां पे अपना जो प्रॉपर्टी वो दिखाता है और ऑक्सीजन भी अपना प्रॉपर्टी दिखाता है एयर के नीचे। इसलिए एयर को हम क्या बोलते हैं, तो गैसों का मिक्सचर बोलते हैं। एयर को क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं सर ये कंपाउंड के फॉर्मेशन को। ठीक है, कि अगर H2 मैंने बताया था कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं वो कुछ फिक्स रूल्स को फॉलो करता है, एक फिक्स प्रोपोर्शनल में कंबाइन होते हैं।
किसी भी प्रोपोर्शन में किसी भी कोई भी बेड को कितने से मिलाना चाहोगे तो वो नहीं मिलेगा, मिक्सचर में मिल जाएगा। दो गैस को किसी भी रेशियो मिला दो, किस मास का कोई रेशियो ले लिया, वॉल्यूम का कोई रेशियो ले लो, वो मिल जाएगा, कोई नया चीज बन जाएगा। लेकिन कंपाउंड बनाना है तो आपको फिक्स रेशियो में मास या वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तभी जाके कंबाइंड वो होगा। ठीक है, फिक्स रेशियो से कंबाइंड होता है। ठीक है, यानी H2O2 मिलके अगर H2O बना रहा है, ठीक है, तो H2 का एक फिक्स अमाउंट चाहिए, वही एक फिक्स अमाउंट ही भाई ज्यादा कम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये कंबाइन जितने से होगा वो एक फिक्स, अगर इसका तुमने मान लेते हैं कुछ लिया है, कुछ अमाउंट लिया F, तो ये एक फिक्स अमाउंट बाई से ही कंबाइन होके बनाएगा एक फिक्स अमाउंट। ठीक है, यानी कि इसका कुछ अमाउंट लियो हो तो इसमें ज्यादा भी रहेगा, लेकिन उसमें से वो उतना ही अमाउंट लेगा जितना उसको जरूरत है। ठीक है, और एक फिक्स अमाउंट H2O का बनाएंगे। मिक्सचर में क्या है, किसी रेशियो में कितना भी ले लो मिल जाएगा, मिला के तुम एक मिक्सचर तैयार कर सकते हो, एयर तैयार कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंपाउंड फॉर्मेशन में ऐसा नहीं होगा। तो वही लॉ को पढ़ने वाले हैं कि आखिर एक कंपाउंड के फॉर्मेशन में केमिकल्स लॉ जो है वो क्या, कौन से केमिकल्स लॉ लगते हैं, इन्हीं चीजों को हम आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, रिएक्शन होगा तो मास कंजर्व रहेगा, मास ना तो बनेगा ना ही बिगड़ेगा, ना तो मरेगा ना जिएगा। ठीक है, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड पर इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो मास मर सकता है ना ही जी सकता है, द्रव्यमान का ना तो अंत हो सकता है नहीं बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी सही है जब आप केमिकल रिएक्शन की बातें कर रहे हैं। जैसे ही आप फिजिक्स में आइएगा तो फिजिक्स में हम आपको मास को मार के भी दिखाएंगे, मास को खत्म करके भी दिखाएंगे, दुनिया का मास कमता बढ़ता हुआ भी दिखाएंगे, क्योंकि हमने जानते हैं कि दुनिया का क्रिएशन जो हुआ है माता अन्नपूर्णा से हुआ है। ठीक है, एक शक्ति से हुआ है, शक्ति। ठीक है, यानी कि जब शक्ति थी तब मास नहीं था। ठीक है, इसी शक्ति से, शक्ति यानी कि पावर से हमने पूरी दुनिया को क्रिएट किया है। यानी जितने भी मास, जितनी भी चीज दुनिया में देख रहे हो वो सब भगवान द्वारा बनाया हुआ है। ये पहले उस वक्त मतलब मास नहीं था। ठीक है, उस वक्त एनर्जी था, पावर था, किसी के पास एनर्जी था इतना जिसने पूरी दुनिया को बनाया। तो ये सब चीजें तो हम लोग पहले से जानते हैं, ये सब चीजें तो हम लोग पहले से जानते हैं ना कि दुनिया को भगवान ने बनाया। तो भगवान क्या मास थे नहीं ना, तो एनर्जी था उनके पास, पावर था उनके पास। ठीक है, उसी पावर से क्रिएशन दुनिया का हुआ है। तो हम जानते हैं कि मास का क्रिएशन हो सकता है और मास का डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो वह सिद्ध कहते हैं कि दुनिया मेरे से उत्पन्न हुआ है और अंत में मेरे में ही समा जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरी मास खत्म हो जाएगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब तक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जब तक फिजिक्स नहीं आएगा और न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं आएगा, मॉडर्न फिजिक्स नहीं आएगा, तब तक मास कंजर्व रहेगा। मास ना तो मरेगा ना तो जन्मेगा। ठीक है, यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कहता है कुछ रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्ट करता है। ठीक है, और वो बनाता है कुछ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ रिएक्टेंट होते हैं और वो बनाता है कुछ प्रोडक्ट। कहता है कि अगर केमिकल रिएक्शन में ऐसा हो रहा है तो कहता टोटल मास जो आपका रिएक्टेंट का होगा वो बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का। जितना मास इधर वाला का होगा उतना ही मास इधर वाला का होगा। ठीक है, जितना मास मतलब 2 kg अगर रिएक्शन में भाग लिया है तो फाइनली जो कुछ भी बने, कंपाउंड जैसा ही बने, जैसे H2O2 मिला के H2O बना ना, H2 और O2 मिला के अगर तुम्हारा 2 किलो है तो आपका वाटर भी कितना बनने वाला है, मतलब 2 किलो ही बनने वाला है। ठीक है, अब तो सर हम ज्यादा ले लेंगे H2 का, ये ज्यादा एगो ज्यादा लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, एगो ज्यादा लेने से फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। आगे हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। अगर तुम ज्यादा रख भी दोगे तो वो उससे उतना ही अमाउंट लेगा जितना उसकी जरूरत है। यानी H2 अगर कम है, O2 बहुत ज्यादा अमाउंट में तुमने रख दिया, तो कहता है H2 क्या होगा कि इसका कुछ फिक्स अमाउंट जितना उसको जरूरत है उतना लेके H2O बना लेगा। ठीक है, तो जितना वो लिया है उसको ना देखेंगे। मान लेते हो अगर 2 kg दोनों मिला के यूज हुआ है तो भैया आपका 2 kg ही प्रोडक्ट बनेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितना टोटल रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास बनेगा। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये एग्जाम्पल देखते हैं H2O2 वाला। कहता है ये रिएक्शन तुमने देखा भी नहीं, हमने दिखाया कि H2 जो है वो O2 से रिएक्शन करता है और बनाता है H2। और तुमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखा होगा क्लास 10 में। ठीक है, तुमने देखा होगा कि इधर ऑक्सीजन एक गो है, इधर आपका 2 गो है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन 4 गो हो गया तो इधर भी हमने कितना कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, या भाई इसी प्रकार से कुछ लोग इस प्रकार से बैलेंस करते हैं कि भैया इधर जो है तो ऑक्सीजन सर 1 गो है
तो क्यों ना इसको आधा कर दें, एक हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम करते नहीं है क्योंकि वो फ्रैक्शन में जो एटम होता है वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन हम लोग स्टडी करने के लिए तो कर ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि भैया एक वो एटम अगर लोगे आप H2 को, तो आधा एटम लेना पड़ेगा O2। आधा एटम कहाँ से लाओ, क्योंकि आधा एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए फ्रैक्शन में हम लोग बैलेंसिंग नहीं करते। लेकिन कैलकुलेशन तुमको समझाने के लिए, मैथमेटिक्स समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये रिएक्शन दिख रहा हूँ, ठीक है। कि H2 जो है वो हाफ ऑफ O2 से रिएक्शन करके H2O बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का आप, ठीक है, 1 मोल ले रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का आपका आधा मोल ले, ठीक है। तो सर ज्यादा हम ले लेंगे सर, कि ज्यादा लेने से भी ए को ज्यादा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर ये 1 मोल लियो तो अगर तुमने यहाँ पे 1 मोल ले भी लिया ऑक्सीजन का, तो इसमें से आधा मोल को ही ये रिएक्ट कर पाएगा, ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर 1 मोल तुमने ले भी लिया तो इसमें से आधा मोल को ही से ही ये हाइड्रोजन रिएक्ट कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो इनसफिशियंट है। अरे दो चीज बना रहे हो, चीनी का शरबत बना रहे हो, पानी है तुम्हारे पास और चीनी, और तुमको फिक्स क्या किया है, कहा गया है कि भैया इतना मीठा बनाना है, तो पानी ज्यादा रहेगा तो तुम ज्यादा डाल दोगे, चीनी है ये नहीं है तो पनिया कर डालते जाओगे, ऐसा नहीं ना होगा। वही हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अगर H2 और O2 दोनों सफिशियंट अमाउंट में रहेगा तब ना। H2 तुमने एक ही मोल लिया है और उसको चाहिए आधा मोल, ठीक है। अब O2 तुमने ज्यादा ले लिया, तो ज्यादा लेने से क्या हो जाएगा, अगर 1 मोल ली हो तो ये तो आधे मोल की इसकी जरूरत है ना, ठीक है। आधा मोल से रिएक्शन करेंगे, हाँ अगर इसको भी बढ़ाओगे, जैसे कि इसको 2 मोल कर दिए, 2 मोल हो गया, 1 मोल से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। फिक्स रेशियो में बढ़ेगा ना, मतलब एक को के लिए आधा जरूरत है, यानी 2 के लिए 1 की जरूरत है। मान लेते 3 मोल अगर H2 लोगे तो ऑक्सीजन कितनी जरूरत है, तो इसका आधा, H2 का क्या चाहिए, आधा ना, मतलब 1.5 मोल ही ऑक्सीजन का लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसा चीज नहीं है, ठीक है। हमने बताया कि जिस रेशियो में इसको रिएक्ट करना है, यानी कि इसको चाहिए अगर आधा, 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन का आधा मोल से ही रिएक्शन कर रहा है, उसी रेशियो में रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या भी, कहता है सर H2O का ना, H2O का 1 मोल ये बनाएगा, 1 मोल H2O का बनाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आता तो और मैं बढ़िया से समझाता हूँ, थोड़ा सा रिएक्शन को बढ़िया से फील कराता हूँ आपको। देखिए ये सब चीजें किसी ने करवाया नहीं होगा, कहता H2 को ध्यान से देखिए, H2 चाहिए, एक O2 और बना रहा है H2, ठीक है। अब K को कितना चाहिए उसे समझिए, कहता हाइड्रोजन H2 का मतलब क्या है, कहता H जो है वो H का हाथ पकड़ के इस प्रकार से दुनिया में घूम रहा है। ऑक्सीजन O2 का क्या मतलब है, कहता O2 का मतलब है सर O के पास में 2 हाथ होता है, ठीक है, ये तो समझते हो ना, 2 हाथ होता है, ठीक है, इस प्रकार से घूम रहा है। कहता सर ये 2 हाथ का क्या मतलब है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, एकदम बेसिक से चलते हैं। कहता हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसको ये क्या चाहता है कि भैया हम स्टेबल हो जाए, हम इनर्ट गैस जैसा स्ट्रक्चर पा लें। तो हमारे पास सबसे पास का इनर्ट गैस जो है वो हीलियम है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे। अब बगल में कौन रहा था, दिखा उसको, तो हाइड्रोजन दिखा। पता हाइड्रोजन से कहा कि देखो भाई तो अपना एक हाइड्रोजन वहाँ, एक इलेक्ट्रॉन हमारा दे देना। ये क्या कहेगा कि हम मर जाए, तुम्ही को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, हमारा तो खुद चाहिए वो इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारे चक्कर में हम तुमको देकर मर जाए। तो एक काम कर भाई, तुम साझेदारी हमारे साथ करो, ये इलेक्ट्रॉन जब जरूरत रहेगा मुझे तो मुझे दे देना, और हमारा वाला इलेक्ट्रॉन जब तुमको जरूरत रहेगा तो उसको ले जाना, तो तुमको पास भी 2 दिखेगा। अगर कुछ चेकिंग करने आ गई तो हमारा इलेक्ट्रॉन वो क्यों ले ले, तो है चेकिंग करे जाए तब, ठीक है, तो तुमको दिखेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और जब हमारा ही कोई चेकिंग करे आवे तो हमारा दे देना अपना वाला इलेक्ट्रॉन, तो हमें भी 2 दिखेगा। इस प्रकार से ये इस प्रकार से स्टेबल है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है, तो एक हाथ है इसके पास, एक हाथ है। एक हाथ का मतलब क्या है, मतलब एक हाथ से इसको पकड़े हुए, ठीक है। अब ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और, ठीक है, 8 ऑक्सीजन होता है, तो ये आपका 2 और 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसको चाहिए कि कहता 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्सीजन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसके पास का जो इनर्ट गैस है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ही पाना चाहता है, नियॉन का ये स्ट्रक्चर पाना चाहता है, 10 इलेक्ट्रॉन ये करना चाहता है, या एटॉमिक ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करना चाहता है। तो एक और ऑक्सीजन में बगल में उसको दिखा, उसके पास भी यही स्थिति था, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को बोला ऑक्सीजन से कि भैया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन दे देना तो हमारा काम बन जाए। तो कहता है हम तुमको कहे दे, तुम ही हमको दे दो। तो एक काम कर ले, हम दोनों में कर लेते हैं ना, साझेदारी कर लेते हैं, ठीक है।
हम दोनों साझेदारी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तो ठीक है भाई, ये क्या किया, इसका वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको साझेदारी में अपने पास रख दिया। ठीक है, अब ये भी कहा कि भाई हम दिए थे तो जब हमारा जरूरत पड़े तो तुम भी देना। ठीक है, ये दुद्दू को हाथ रखे हुए, एक हाथ से इसका इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है, एक हाथ से ये दोनों कर रहा है। ठीक है, और दो हाथ है, दो हाथ मतलब दो हाथ छुटा हुआ है। ठीक है, उसको चाहिए था, खाली हाथ बैठा हुआ था, तो एक हाथ से इस प्रकार से हमने दो हाथ बना दिया कि दो हाथों से साझेदारियां हो रही है। यहाँ पे एक हाथ बनाए। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के पास दो हाथ है और दोनों हाथ भरा हुआ रहना चाहिए, इसको दोस्त यार चाहिए। ठीक है, दोस्त यार हमने समझाया आपको कि दोस्त यार मतलब क्या चाहिए जी, कहता है कि जो एटम्स होते हैं वो फ्री नहीं रह सकता, वो चाहता है स्टेबल होना। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है या इनर्ट गैसेस का स्ट्रक्चर पाना चाहता है। ठीक है, तो इसके पास ऐसे समझ लो कि हाइड्रोजन के पास एक हाथ है, ऑक्सीजन के पास दो हाथ है। ठीक है, अब जब रिएक्शन करना, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है एटम्स का रीअरेंजमेंट। तथा एटम्स का रीअरेंजमेंट करता है क्यों, तथा एटम्स इसलिए रीअरेंजमेंट करते हैं कि उसको लगा कि यार हाइड्रोजन अपने साथ रहने में अच्छा नहीं लग रहा था उसको लगा यार ऑक्सीजन ज्यादा प्रेम है इसको इससे। ठीक है, पहले कोई नहीं था इसलिए हाइड्रोजन जाके चिपका हुआ था, और जैसे उसको दिखा कि नहीं ऑक्सीजन भी दुनिया में है, उसको पास में दिखा, तो क्या किया, कहता है चलो यार इसका हाथ छोड़ो और उसका हाथ जाके पकड़ लो। ठीक है, अब यहाँ से हाइड्रोजन अगर इसका हाथ पकड़ने जाएगा तो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के पास के हाथ है, दो ना जी, एक को हाइड्रोजन वो हाथ पकड़ेगा, एक और पकड़ेगा, ऐसे पकड़ लिया। पर यहाँ से एक ये हाथ छोड़ा है किसी का। ठीक है, किसी का हाथ छोड़ दिया ना जी, तो एक ऑक्सीजन और तो बचा हुआ है। अब इसके पास भी दो हाथ लेके बैठा है, तो ये हम बैलेंस किया थी, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। रिएक्शन में निकला है तो इसके लिए हमको एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो कहता एक और अगर सर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो ये दो गो रहता जी, इसका जाके हाथ पकड़ लेता और सब कंप्लीट हो जाता। बिल्कुल सही, यही तो हम कह रहे हैं, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, मतलब कि दो गो हाइड्रोजन। हम यही तो कहना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन के लिया जाता है, एक के ऑक्सीजन से दो ऑक्सीजन वो निकला दिया, ऑक्सीजन का एटम निकला यहाँ यहाँ, तो ऑक्सीजन तो भैया के को चाहिए, एगो चाहिए। और वाटर मॉलिक्यूल देख रहे हो तुम कि एगो ये बन के आया है और एगो वाटर मॉलिक्यूल ये बन के आया है, के वाटर मॉलिक्यूल बन के आया है, है ना। यही केमिकल इक्वेशन है और यही बैलेंसिंग। बैलेंसिंग नहीं करोगे तो समझ में आया ये डिटेलिंग के कारण कि बैलेंसिंग नहीं करते इक्वेशन को, अगर इक्वेशन ऐसे ही लिखते हो और उसका बैलेंसिंग नहीं करते तो उसका तो मतलब ही नहीं समझ। ठीक है, बस वहां पे सिंबल पता रहता है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक ये बनाया है। ठीक है, लेकिन कितना कितना सिलेक्शन करेगा वो सब हमें जानकारियां नहीं मिल पाती है। इसलिए केमिकल रिएक्शन जब भी लिखिए तो उसे बैलेंस फॉर्म में लिखा कीजिए, तब जाके कुछ मतलब निकलेगा, अन्यथा आपके इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब समझ में आया तुमको ये सब सारी चीजें, केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंसिंग हो रहा है। अब मैं ये बताता हूँ कि भैया ये जो बैलेंसिंग की है उसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, उसका मतलब हुआ या तो एक एटम है, मैंने एटम में भी करके दिखाया कि दो एटम जो है इसका, और दो एटम जो है, इसीलिए हम फ्रैक्शन में हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि एटम को हम फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ हमने दिखाया आपको कि यहाँ पे हमने बैलेंसिंग किया था, यहाँ दो किया था, यहाँ पे हमने दो किया था। ठीक है, यानी कि दो गो आपका मॉलिक्यूल्स H2 का ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल हम लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल एकदम एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके वाटर का दो मॉलिक्यूल बनाया, और ये हमने तुमको बजावते बना के दिखाया। ठीक है, अब कहता है, अब बात कहता है कि हमने उसी चीज को ऐसे लिख दिया। अब फ्रैक्शन में क्यों लिखते थे समझ में आ गया, फ्रैक्शन में लिखेंगे तुमने यहाँ पे आधा यहाँ पे लगा दिया, हम एटम के फॉर्म में तो बोल ही नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते कि आधा ऑक्सीजन के आधा एटम, वो हम बोल ही नहीं सकते, आधा एटम नहीं, आधा मॉलिक्यूल ये हम नहीं बोल सकते। ठीक है, इसलिए हम फ्रैक्चर नहीं कर सकते, कैलकुलेशन के लिए हम आपको दिखाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये चीजों को लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन का मान लेते हैं एक मोल हमने लिया है, मोल में हम कह सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल में नहीं कह सकते हम लोग, मॉलिक्यूल मोल में भैया उस इतना मोल मतलब होता है 6.02022 इंटू 10 23, इसका हम आधा मोल ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आधा मोल अगर हम ऑक्सीजन का ले लें तो आपको एक मोल मिलेगा किसका जी, पानी का बन के मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक मोल का वजन कितना होगा, हाइड्रोजन का एक मोल का तुमने जानते हो कि 2 ग्राम इसका वजन होता है। ठीक है, आप ये पहले से जानते हो कि भैया अगर आपके पास एक मोल हाइड्रोजन है तो मोलर मास उसका 2 होता है, तो यह 2 ग्राम उसका मास होगा, तथा ही आधा मोल से ही रिएक्शन करेगा, तो आधा मोल ऑक्सीजन का जो वजन होता है वो कितना होता है, कहता है सर ये 32 का आधा
32 का आधा मतलब 16 ग्राम परिभाषित। ठीक है, और पानी जो होता है वो 1 मोल पानी का जो जो वजन होता है, ठीक है, वो होता है 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम। यहाँ से हमें क्या क्या मिला सर? यहाँ से मिला कि देखो 2 ग्राम ये है और 16 ग्राम ये, टोटल कितना ग्राम है? कहता सर टोटल 18 ग्राम। कहता कौन? कहता पूरा रिएक्टेंट। पूरा रिएक्टेंट मिला कि कितना हुआ? कहता 18 ग्राम। और बन रहा है ये कितना? 18 ग्राम। यानी कि मास कंजर्व है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट जितना ग्राम पार्टिसिपेट कर रहा था उतना ही ग्राम आपका प्रोडक्ट बन के आया है। यही मैं इस एग्जांपल से आपको प्रूफ करना चाहता था। यहाँ पे सारी चीजें लिखा हुआ भी है। ठीक है, सबसे पहले तो इक्वेशन से लिखा हुआ है कि H2 जो है, H2 का 1 मोल यानी कि 2 ग्राम रिएक्ट कर रहा है हाफ हाफ मोल O2 से यानी कि 16 ग्राम से, और बना रहा है क्या जी? पता है H2O का 18 ग्राम बना रहा है। ठीक है, यानी कि हमने प्रूफ किया कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है कि H2 का जो मास ऑफ H2 कितना है? 2 ग्राम। मास ऑफ O2 कितना है? 16 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ H2O कितना है? 18 ग्राम। दोनों को हमने जोड़ के दिखाया कि दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को तो कितना आएगा? 18 ग्राम ही आएगा। ठीक है, तो इससे आपका ये लॉ प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये आपको छोटे क्लासेस में प्रूफ करने के लिए आया भी होगा, तुमने प्रूफ किया भी होगा। ठीक है, अब तो बड़े क्लास में आ गए हो, तो बड़े क्लास में बस जान लो बहुत है। ठीक है, एग्जाम में इतना छोटे छोटे चीजें नहीं आता है। मैं पूरी चीजें फिर से आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है, अर्थात कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अतः अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो होगा वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। एग्जाम्पल वगैरह मैंने बढ़िया से आपको दिखाकर समझा दिया। म्यूजिक का आनंद लीजिए और अगला टॉपिक पे हम करते हैं। अगला है निश्चित अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल। ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम हिंदी में मैं बता दूं। सबसे पहले निश्चित अनुपात का नियम क्या है? बेटा विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहता है, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो या वह यौगिक किसी भी विधि से बनाया जाए। जल को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, चाहे वो नदी हो गया, चाहे वो नाला हो गया, चाहे नल से हो, चाहे झील से हो, उसमें H2 और O2 का जो रेशियो होगा, H2 और O2 का जो रेशियो होगा वो सदैव 2:16 का ही रेशियो होगा। यानी कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1:8 का रेशियो में ही वो रहेगा। यही चीज इंग्लिश में हम लोग समझते हैं। कहता है कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है जी? द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द इट्स एलिमेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कोई भी कंपाउंड बना हुआ है तो उसमें जिससे वो बना हुआ है वो सेम ही रेशियो में रहेगा, चाहे वो आप कंपाउंड को कहीं से रिसीव करें या किसी भी प्रकार से बनाएं। ठीक है, वो उसी रेशियो में उसमें एलिमेंट्स जुड़े हुए होंगे। कंपाउंड ने बताया था फिक्स रेशियो में एलिमेंट जुड़े होते हैं तभी उसको कंपाउंड कहते हैं, नहीं तो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, यही आपका है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, नो मैटर हाउ इट इज प्रिपेयर और ऑब्टेन। कहाँ से आपने प्रिपेयर किया है, कैसे बनाया है, या कहाँ से उसको खरीद के लाए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कहता है कि पानी ले लो, पानी चाहे रिवर का लो, लेक का लो, या किसी टैब किसी नल से निकालो, ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:16। 2:16 का मास रेशियो के साथ ही वो मिलेगा। ठीक है, यानी कि वो H2O तुम्हारे पास कहीं से पानी लेके आए हो, उसको आप गर्म करके फिर से आप H2 और O2 बनाओ। ठीक है, फिर से H2 और O2 बनाओ, तो आपको पता लगेगा कि अगर ये 2 ग्राम बना है तो ये 16 ग्राम बनेगा। ठीक है, अगर ये एक ग्राम बना है तो ये 8 ग्राम बनेगा। ठीक है, अगर ये 2 यानी कि 1:8 की ही रेशियो बनेगा, मान लेते हैं कि ये 8 ग्राम लिए हो तो ये 8 64 ग्राम बनेगा। ठीक है, यानी कि दोनों का रेशियो जो होगा 1:8 का ही रेशियो होगा, चाहे कहीं से पानी लेके आओ उसको गर्म करो और उससे H2 और O2 बनाओ। ठीक है, तो H2 और O2 जो भी बन के निकलेगा उसमें जो रेशियो होगा उसके वजन का, उसके वेट का, उसके मास का, वह 1:8 के ही रेशियो में होगा। ठीक है, यही कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एकदम एग्जाम में आ ही जाए ये, लेकिन बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल क्या है जी? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये हिल डुल करने लगता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्या है जिसमें कहता न्यूमेरिकल है कि 1.8 ग्राम ऑफ मेटल ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन गिवन 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है,
1.5 ग्राम ऑफ द सेम मेटल हीटेड विथ ऑक्सीजन गिव 2.5 ग्राम ऑफ मेटल। तो आपको दिखाना है कि ये जो है सो दैट डेटा सपोर्ट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, कोई मेटल है जिसकी हमें जानकारी नहीं है, ठीक है, उस मेटल का अगर 1.8 ग्राम हम लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन में से रिएक्शन करता है और 2 ग्राम वो मेटल उसी मेटल का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अगर 1.5 ग्राम हम लेते हैं तो वही ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, वही मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2.5 ग्राम वो उस मेटल का ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, इसमें आपको डेफिनेट प्रोपोर्शन आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। देखिए डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, कहता है 1.8 ग्राम तो में सबसे पहले एक मेटल है और मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ और क्या बनाया जी, कहता है मेटल का ऑक्साइड बना लिया है, मेटल का ऑक्साइड बनाया। ठीक है, कहता मेटल जो है वो पहले कितना ग्राम लिया, कहता 1.8 ग्राम लिया था, ये 1.8 ग्राम, बिल्कुल ठीक। ठीक है, कहता है मेटल का ऑक्साइड कितना बना, कहता 3 ग्राम मेटल का ऑक्साइड बना। ठीक है, और हमने बताया था पिछला में कंजर्वेशन ऑफ मास से कि भैया जो टोटल आपका प्रोडक्ट होगा उसका मास टोटल रिएक्टेंट के बराबर होगा, ये हमने बताया था आपको। ठीक है, कहता इसका हम इस्तेमाल करते हैं फिर, कहता 3 ग्राम अगर इधर है तो टोटल इधर भी 3 ही ग्राम होना चाहिए ना, तो 1.8 ग्राम हो गया तो बाकी कितना बचा, कहता 1.2 ग्राम। ठीक है, 1.2 ग्राम बचा। ठीक है, अब देखना चाहते हैं कि इन दोनों का रेशियो कितना है। ठीक है, यहाँ से हम रेशियो देखना चाहते हैं, तो रेशियो दोनों को डिवाइड किए तो ये आता है 3:2 का रेशियो। कितना आता है, 3:2 का, यानी पहली बार जो रिएक्शन हुआ था उसमें 3:2 के रेशियो मेटल और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया था। अब सेकेंड बार देखते हैं, सेकेंड बार कहता है कि 1.6 ग्राम हमने लिया है, अपना अपना का मेटल लिया है, कितना लिया है, कहता है 1.5 ग्राम लिया है। ठीक है, और हमारे मेटल का जो ऑक्साइड मिला है, ठीक है, वो मिला है 2.5 ग्राम। ठीक है, तो फिर से हम कहते हैं कि भैया मास कंजर्वेशन लगाते हैं कि 2.5 बना है, 2.5 बना है, 1.5 लिया है, तो ऑक्सीजन कितना रहा होगा, तो कहता है 1 ग्राम ऑक्सीजन रहा होगा। ठीक है, अब फिर से इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो कितना निकल के आता है जी, कहता है यहाँ पे फिर से रेशियो निकालता है 3:2 का। इससे हमने दिखा है कि दोनों कंडीशन में जो है वो मेटल ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रहा है उन दोनों का रेशियो, मास का रेशियो सेम है। ठीक है, यानी ये प्रूफ करता है निश्चित अनुपात के नियम को। ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन को ये प्रूफ करता है। तो ये था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में हमको बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसको। बस अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला एक और इम्पॉर्टेंट लॉ है, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है ये क्या करता है, सबसे पहले हिंदी में समझ लेते हैं कि गुणित अनुपात का नियम क्या है। कहता है यदि दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तथा दो प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है जो कि सरल अनुपात में होगा। ठीक है, ये है आपका गुणित अनुपात का नियम। हिंदी में, इंग्लिश में देखते हैं इसको, कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, दो ही चीज मिल रहा है लेकिन जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन ही मिल रहा है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन है और दो चीजें बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। दो अलग अलग तरह की चीजें बना सकता है। वही कह रहा है दो एलिमेंट्स है कंबाइन हो रहा है लेकिन एक से ज्यादा तरह का कंपाउंड बना रहा है, तब कहता है the masses of one element combined with a fixed mass of other are in the same whole number ratio। ठीक है, ये कंबाइन होगा, चाहे इसमें आप देख लो चाहे इसमें देख लो। ठीक है, ऑक्सीजन और, ठीक है, इसका जो रेशियो होगा वो फिक्स रेशियो में आपका रहेगा, ये कहना चाहता है। नहीं समझ में आया, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि हमने अभी भी एग्जाम्पल जो लिया था उसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, और बनाया पहली बार हम लोगों ने मान लेते हैं कि CO2 बनाया। ठीक है, हमने कहा कि देखो ये 12 ग्राम कार्बन का लिया। ठीक है, ऑक्सीजन एक मोल ये है। ठीक है, तो ये भाई पहले तो देखो कि भैया केमिकल इक्वेशन क्या बैलेंस है, ये बिल्कुल से बैलेंस है। इसका मतलब है कि ये 1 मोल है। ठीक है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 ही मोल है। तो 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है जी, कहता है सर 12 ग्राम होता है। बिल्कुल सही।
ऑक्सीजन का 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा जी, कहता 32 ग्राम होगा। ठीक है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, उसको कितना बनेगा वो हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है सर अगली बार क्या होता है ना, अगली बार यही कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल सही। कहता है यहाँ पे भी ना सर 1 मोल कार्बन है, 1 मोल यहाँ पे तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, कहता 2 हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी 2 हो जाएगा। कहता 2 मोल जो कार्बन है वो 1 मोल ऑक्सीजन से सर रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, 2 मोल आपका जो कार्बन है वो 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, या फिर उल्टा कर लो थोड़ा सा, इसको सिंप्लीफाई इस प्रकार से हम करें ताकि एक जैसा दिखे तो तुमको बढ़िया लगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 किया। ठीक है, इसको हम आधा कर लेते हैं, सॉरी इसको हम 2 ना करके हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं। तो लिख देते हैं आधा मोल के साथ रिएक्शन करके 1 मोल आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब कहता है सर 1 मोल का द्रव्यमान अभी अभी हमने बताया 12 ग्राम, ऑक्सीजन का आधा मोल हो गया मतलब 16 ग्राम। तो हम ये कहना चाहें कि ये 12 ग्राम से रिएक्शन किया था, 16 ग्राम कर रहा है। यहाँ पे 12 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है कितना, 32 ग्राम। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, ठीक है, यानी सेम वजन से जो रिएक्शन करने वाला जो मास होगा वो एक होल नंबर के रेशियो में होगा। ठीक है, यानी कि 16 ग्राम का रेशियो निकाले, 16 और 32 का निकाले तो ये आएगा 1:2, क्योंकि एक सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो का मतलब होता है कि ये 2/3 नहीं आना चाहिए, 3/4 इस प्रकार का रेशियो नहीं आना चाहिए, एक होल नंबर का रेशियो आना चाहिए, यानी पूरी पूरी कट जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, हम कहना क्या चाह रहे हैं उसको समझिए। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है आदमी, कहना चाह रहा है कि 12 ग्राम से या तो 16 ग्राम रिएक्शन करेगा, या तो 32 ग्राम कर देगा, या 48 ग्राम रिएक्शन करेगा, 1664 ग्राम रिएक्शन करेगा। ठीक है, आधा अगर सबसे छोटा अगर 16 ग्राम है, जो भी सबसे छोटा है, ठीक है, उसका, ठीक है, मल्टीपल में ही रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी कार्बन का अगर तुमने सबसे छोटा ले लिया कितना लिखा था कि 1 मोल, या 1 मोल को हम क्या लोगे। ठीक है, तो 1 मोल की ले लिया हमने 12 ग्राम। ठीक है, इससे सबसे कम कितना रिएक्शन कर सकता है, तथा सबसे सबसे कम तो सर CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तथा सबसे कम मतलब 16 ग्राम। तथा अब जो भी रिएक्शन होगा ना वो 16 के इंटीजर मल्टीपल में ही रिएक्शन होगा, यानी 16 ग्राम से होगा हुआ है तो अगली बार 32 ग्राम तुम लोगे तभी जाके तुमको नेक्स्ट ऑक्साइड मिलेगा, मिलना रहेगा तो मिलेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, एक चीज तुमको बन गया, कहीं भी तुमने बना के देख लिया कि भैया कार्बन का हमने ऑक्सीजन आधा मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक कोई चीज बना है। चलो तो भाई ठीक है, बिल्कुल बन गया। ठीक है, अगला हमको कुछ बनाना है कि भैया इसका कोई और ऑक्साइड पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम 16 का डबल लेंगे, 16 दूनी 32। ठीक है, और ऑक्साइड संभव है क्या सर। ठीक है, तो हम वजन लेंगे कि 48 ग्राम ले लेंगे। ठीक है, 16 64 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा कोई जरूरी नहीं है, हम बस अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर बनेगा तो ठीक है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन से कार्बन रिएक्शन कर रहा है दुर्वात, ये जो ऑक्सीजन का जो रेशियो है, ठीक है, वो एक होल नंबर रेशियो निकल कर आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ये है, इसको भी आप करके देखिए। ठीक है, कहता है कि नाइट्रोजन के ढेर सारे ऑक्साइड पॉसिबल है, N2O बनता है, NO2 बनता है, NO बनता है, ढेर प्रकार के ऑक्साइड संभव है। ठीक है, सबसे पहले N2 जो है वो रिएक्शन करता है O2 से तो बनाता है सर N2O। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग देख लो। ठीक है, बैलेंसिंग हमने देखा तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को बस आधा कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि नाइट्रोजन, ठीक है, 7 28 ग्राम, 1 मोल का हमने वजन लिया कितना जी, 28 ग्राम। 7 नाइट्रोजन होता है, 7 × 14 14 दूनी 28। ऑक्सीजन का हमने अभी भी बताया था आधा मोल का 16 ग्राम, 16 ग्राम से यहाँ पे रिएक्शन किया था। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में हम जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में आपका क्या है भाई, बता, नेक्स्ट रिएक्शन में सर N2 जो है वो रिएक्शन कर रहा है O2 से और बना रहा है NO। ठीक है, NO बना रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी भाई पहले तो बैलेंस कर लो, बैलेंस करोगे तो आधा आधा को करना पड़ेगा, ये भी आधा है और ये भी आधा है। ठीक है, या फिर इसको आधा ना करके अगर हम नाइट्रोजन को सेम रखें, सेम नाइट्रोजन रख रहे हैं, 28 ग्राम रख रहे हैं। ठीक है, तो 28 ग्राम रख रहे हो तुम तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 28 ग्राम रख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है जी, कहता है ये आपका आ रहा है 32 ग्राम। ठीक है, एनो जितना बने उससे हमको कोई लेना देना नहीं, कितना से रिएक्शन कर रहा है बस वो हम देख रहे हैं। ठीक है,
अब हम लोग क्या कर रहे हैं जी, कहता है एक और ऑक्साइड बनाए सर NO2, कहता है उसको भी बना लेते हैं। कहता है N2 जो है ना सर, वो रिएक्शन कर रहा है O2 से और बना रहा है NO2। यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं, कहता है यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं तो यह आता है आपका 2, तो ऑक्सीजन आ जाता है आपका 2। इस प्रकार से कहता है नाइट्रोजन कितना है सर, कहता है यहाँ पे भी 28 ग्राम है। नाइट्रोजन को मैंने फिक्स देखा है, तब ना फिक्स को हम देखना चाह रहे हैं कि वो कितने कितने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, वो सेम रेशियो में है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हमने दिया कि तो उसमें भैया O2 है तो 32 दूनी 64 ग्राम इससे रिएक्शन कर रहा है। अब जरा आप खुल के देखिए कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 28 ग्राम हम ऑक्सीजन हर वक्त ले रहे हैं, तो एक बार 16 ग्राम से रिएक्शन किया, अगली बार 32 ग्राम से रिएक्शन किया, अगली बार 64 ग्राम से रिएक्शन किया। मैंने यही तो कहा फिक्स इंटीजर में बढ़ रहा है। पहली बार बढ़ा कितना से, तो दुगुना हुआ। ठीक है, दूसरी बार कितना हुआ जी, तो 4 गुना हुआ। लेकिन जो भी बढ़ रहा है तो एक फिक्स इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आधाइया धैया अढ़ैया नहीं हो रहा। ठीक है, आधा आधा तो हो सकता है, आधा अगर 32 से उल्टा कर लोगे तो आधा, यानी कि एक होल नंबर में। ठीक है, होल नंबर में ये चेंज हो रहा है। अगर रेशियो में निकालेंगे तो 1:2:4, इस रेशियो में इसके सारे के सारे ऑक्साइड बन रहे हैं। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का अगर फिक्स अमाउंट लोगे तो एक गुणित अनुपात में वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, 16, 32, 64 इस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है। ये लॉ यही कहना चाहता है कि यदि दो तत्व आपस में संयोग करता है, ठीक है, या दो संयोग करके दो से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है, तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान में संयोग करता है और वो एक सरल अनुपात में होगा। ये हम कहना चाह रहे थे। आगे बढ़ा जाए, एक बार फिर से लॉ को आप पढ़ लिख सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक ज्यादा कंपाउंड बन रहा है, देन मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन, एक एलिमेंट का फिक्स मास, ठीक है, one element with a fixed mass of the other are in simple whole number basis। ठीक है, ये हमने बढ़िया से आपको प्रूव करके दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जो पढ़ना वो है डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, डेंसिटी आप जानते हो, ठीक है, कि मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन जो होता है वो डेंसिटी कहलाता है। ये तो आप बचपन से जानते हो, ये आपका कहलाता है डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेलिंग कर रहे हैं। कहता हम घनत्व भी जो डेंसिटी भी पढ़ रहे हैं वो दो प्रकार का डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन कहता है, एक पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, और दूसरा डेंसिटी हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी। और केमिस्ट्री में दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी का, परम घनत्व का। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी यानी कि परम घनत्व की हम बातें करने जा रहे हैं। ठीक है, कहता है इसको हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। एक तो हमने अपने को डिफाइन करके दिखाया कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, रो का सिंबल ऐसे होता है, इसके बराबर होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है उसी को हम परम घनत्व कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। लेकिन कहता है कि ये जो है ना फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, ये जनरली हम इस्तेमाल करते हैं ठोस और द्रव का घनत्व निकालने के लिए। ठोस और सॉलिड और लिक्विड का डेंसिटी निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्मूला रो इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई भी का। ठीक है, लेकिन अगर गैस का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अगर गैस का निकालना हो तो थोड़ा सा हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपके पास है ही, यानी रो का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी। लेकिन हम जो है ना, हम जो है रो डेंसिटी है, मास है, जी वॉल्यूम है, हम निकालना चाह रहे हैं किसका, कहता हम निकालना चाह रहे हैं सर गैस। और गैस, गैस के लिए क्या फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं कि गैस के लिए हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं पीवी इक्वल टू एन आर टी। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि नंबर एन क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स ना, पी जो है वो प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब कि सार्वत्रिक गैस नियतांक, आर का जो वैल्यू होता है आप लोगों को पता होगा कि हम लोग केमिस्ट्री में जो लेते हैं 0.0821, ये लेते हैं हम लोग एटीएम पर केल्विन, एटीएम पर केल्विन और पर मोल।
इसमें हम लेते हैं। ठीक है, तो पीवी को तो होगा, तब एम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करते हैं ना, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा जी, कहता है कि सर इससे निकलता है आपका, इससे आपका निकलता है मोल। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको एन, तो आपको मास को मोलर मास से डिवाइड करना होता है। ये तो हम इतना दिन से पढ़ते हुए आए ही हैं। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला को हम इस्तेमाल किए। अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम कैलकुलेशन को इधर उधर कर रहे हैं, दाएं बाएं कर लेकर जाना चाहते हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई, कहता है कि मास को छोड़ दो, बाकी सबको इधर लेके आओ। तो क्या है कि मास और वॉल्यूम को इधर ले जाओ, हम वॉल्यूम को भी दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी जितना चीजें हैं उसको हम इधर ला रहे हैं। तो m जो है ऊपर आएगा, पी एम डिवाइडेड बाई आर टी नीचे जाएगा। ठीक है, और इधर जाएगा मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हमने क्यों किया, क्योंकि हम उसको लिखना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं डेंसिटी रो, यानी कि रो इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया जी गैस के लिए, तो पी एम डिवाइडेड बाई आर टी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या गैस के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रो इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई आर टी, प्रेशर, पी जो है प्रेशर है, एम जो है मॉलिक्यूलर मोलर मास कह सकते हो। ठीक है, आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी जो है वो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, यानी केल्विन का टेम्परेचर है। तो दिक्कत, ये डेरिवेशन नीचे किया हुआ भी होगा, यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हो, नहीं तो नीचे किया हुआ भी है। यहाँ पे डेरिवेशन करके भी दिखाया गया है, ताकि आपको नहीं दिख रहा है तो आपको बढ़िया से दिख ले। पी इक्वल टू एनआरटी से हमने क्या किया भाई, पहले तो हमने मोल को एम डिवाइड बाई एम लिखा। ठीक है, उसका बड़ा वाला एम जो मोलर मास था उसको दूसरी तरफ लेके गए, और डेंसिटी के फॉर्म में बन गया वो डेंसिटी इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई आर टी आया है, जहाँ पे हम लोग सब चीज का नाम भी हमने दिखाया आपको। ठीक है, कि पी क्या है जी, हमने फॉर्मूला पर मैं यहाँ पे फिर से भी देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला, तो कहता है डेंसिटी, अगर हम गैस का निकाल रहे हैं तो पी एम डिवाइड बाई आर टी आता है। ठीक है, जहाँ पे पी जो है प्रेशर है, एम जो है मोलर मास है ग्राम पर मोल में, और आपका आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो कि 0.0821 एटीएम। ठीक है, एटीएम लीटर पर मोल। ठीक है, पर मोल और पर केल्विन आप ले सकते हो, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर को आपको केल्विन में लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है। अगला है रिलेटिव डेंसिटी। कहता रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है सर, सबसे पहले हिंदी में हम बात कर लेते हैं। कहता दूसरे पदार्थ के घनत्व की तुलना में किसी पदार्थ के घनत्व को सापेक्ष घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी किसी से कंपेरिजन करना है। रिलेटिव मतलब क्या, कंपेरिजन, कि इसका डेंसिटी है तो उससे कितना टाइम्स है, इसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब बता इससे मतलब किसी से कंपेरिजन करना है, तो जनरली हम कंपेरिजन करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसका डेंसिटी की आप बातें कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकाल सब्सटेंस का डेंसिटी, और उसको कंपेरिजन किससे करना है, कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पे ही हम वाटर की डेंसिटी देखेंगे, और उससे हम लोग डेंसिटी सब्सटेंस का आपको डिवाइड करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि 4 डिग्री सेल्सियस जो वाटर की डेंसिटी उससे कितना टाइम आपके जो ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी आप निकाल रहे हैं वो है। ठीक है, अब एक और चीज याद रखना है कि वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तो होता कितना है, तो होता 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर आपको किसी पदार्थ का घनत्व निकालना है, किसी मटेरियल का डेंसिटी निकालना है, तो आप कर सकते हो उसका। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अच्छा एक चीज और बताना बाकी है, एक टर्म छूट गया। जैसे हम लोग तो ऐसे रिलेटिव डेंसिटी को ही भी डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी भी बताया आपको रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी सबस्टांस से कंपेरिजन करना। ठीक है, लेकिन अगर आप डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से कंपेरिजन करते हो तो उसको स्पेसिफिक नाम देते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी ये फॉर्मूला जो है वो रिलेटिव डेंसिटी बोलता है, तब भी इसी का नाम लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये रिलेटिव डेंसिटी नहीं है, ये रिलेटिव डेंसिटी का एक और टर्म जो आता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये उसकी बात की जा रही है। यानी कि आप डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से कंपेरिजन करते हो तो उस रिलेटिव डेंसिटी का एक नया नाम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। लोग जो रिलेटिव डेंसिटी भी कह के इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और चीज की इसका कोई यूनिट नहीं होता है, किसका जी, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर की हम नहीं बात कर रहे, हम रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, यानी कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले तब भी तुम वही लेना, और रिलेटिव डेंसिटी बोलता है तब भी वही लेना, जब तक कि वो रेफरेंस वाला
किससे कंपेरिजन करना वो बताना दे। अगर रेफरेंस किससे करना, किससे कंपेरिजन करना वो बता देगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस दिखाया है, वहां पे उस सब्सटेंस का डेंसिटी आप डाल देना, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी करेगा, कहेगा, पूछेगा तो भैया समस्या ही नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से ही आपको कंपेरिजन करना है, ठीक है। अब समझिए, मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी एस जी मैं बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि डेंसिटी, आपको डेंसिटी सब्सटेंस का लेना है, सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको डेंसिटी ऑफ वाटर लेना है, ठीक है। और जानते हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता कितना है? पता सर, वो जो होता है ना, वो होता है आपका 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये होता है पर मिलीलीटर, मिली, ठीक है, ये होता है। अगर हम इसको ले जाके, इस टर्म को ले जाके इधर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तब क्या आएगा? तो आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है, ठीक है, अगर आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, देखो लिखना होता है स्क्रीन पर, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, क्या जी? कहता है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। और 1 ग्राम पर मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एक से तो फर्क पड़ेगा नहीं, हाँ, लेकिन यूनिट रह जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यूनिट रह जाएगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि किसी पदार्थ का घनत्व ग्राम पर मिलीलीटर में उस पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व के समान ही होता है। ये दोनों देखो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर आ गया है, लेकिन यूनिट क्या रहेगा? उसका यूनिट रहेगा ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, इसी यूनिट में रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया गया कि यदि इफ इफ किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.8 है, इसका मतलब उसका डेंसिटी कितना है? 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। हमने बताया ना कि मिलीलीटर में उसका उसी डेंसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहता है तो समझ लो उसका डेंसिटी ये दिया रखा है ग्राम पर मिलीलीटर। बात समझ में आ गई? जनरली आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन में आए वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ही देगा, तो उसका ध्यान रखना है आपको। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल है जिसको आप करके देखिए। कहता क्वेश्चन है कि इफ अ सॉल्यूशन हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप दे रखा 1.8, फाइंड द मास ऑफ 200 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। मास आपको निकालना है जिसका आपको फाइंड द मास ऑफ 200 मिलीलीटर है, तो उसका मास आपको निकालना है, ठीक है। मास कैसे निकलेगा भैया? तो आपको डेंसिटी पता होना चाहिए, तो डेंसिटी कैसे पता लगेगा? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है तो डेंसिटी निकल गया। कितने जी कहता 1.8 ही उसका डेंसिटी होगा, पर ये ग्राम पर मिलीलीटर में, ठीक है। ग्राम पर मिलीलीटर हो गया तो ये डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। अब मास निकालना तो वॉल्यूम से ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर इनटू कितना देते होता है? वॉल्यूम आपका दे रखा है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है तो 200 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर, हाँ, मिलीलीटर से मिलीलीटर आप निपटा दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 38,360 ग्राम, ठीक है। ये आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। कहता है 500 मिलीलीटर, देखो क्वेश्चन है तो उसको पॉज करिए वीडियो को और बनाइए पहले, और कमेंट सेक्शन से रिप्लाई दीजिए, फिर देखने से काम नहीं चलेगा। कहता है 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेट है उसका 780 ग्राम, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो डेंसिटी निकालिए। डेंसिटी कितना होगा जी? कहता मास बाई वॉल्यूम होगा सर। मास कितना है जी? कहता मास है सर 780 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम कितना है? कहता 500 मिलीलीटर, डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड कीजिए, डिवाइड करिएगा आंसर आ जाएगा। कहता डिवाइड करेंगे क्या ऐसे? तो जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। 5 से डिवाइड करना शुरू करो, 5 से डिवाइड करना शुरू करोगे तो 5 एक बार में लगेगा, ठीक है। 5 6 7 28 25 25, ठीक है। जीरो एक नीचे है तो एक दशमलव भी हमने दे दिया, ठीक है। और उस पर 8 कितना, ठीक है, 5 आपको बचा था 18, 5 या 5 6 35, ये 1.56 ग्राम पर मिलीलीटर।
कहता है ये ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी निकाल के लाए हैं, पर आपको क्या पूछा गया था? स्पेसिफिक ग्रेविटी। कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वही होता है, इसको बस डिवाइड कितना से करना है जी? कहता है ग्राम पर मिलीलीटर को आपको वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करना है, और 1 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का डेंसिटी जो होता है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। तो बस इसमें यूनिट कर जाएगा ग्राम पर मिलीलीटर, और आंसर आ जाएगा 1.56, ये आपका। ठीक है, ये आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं इसको प्रैक्टिस करिएगा, अपने इस क्वेश्चन को लिखिएगा और खुद से करने की कोशिश करिएगा, तब जाकर अगर बन जाता है तो समझ लीजिए कि आपसे काम चल रहा है। फिर आपको बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, बुक वगैरह खरीदना है आपको, बहुत सारा बुक्स है। आरसीएम बुक है आपका केमिस्ट्री का, न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिस के लिए, उसको आप ले सकते हैं और बना सकते हैं। कौन सा बुक? आरसीएम केमिस्ट्री का बुक है, न्यूमेरिकल का बुक है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेशली बुक है, तो उसको आप लेकर फिजिकल केमिस्ट्री को प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस वीडियो का आखिरी कॉन्सेप्ट है आपका वेपर डेंसिटी का। ठीक है, वाष्प घनत्व इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, इसको हम वीडी से दिखाते हैं, इसका भी कोई यूज नहीं होता है, मतलब सही है। ठीक है, हिंदी में सबसे पहले चर्चा कर लें। कहता साधारण ताप दाब पर हाइड्रोजन के सापेक्ष किसी पदार्थ के वाष्प के घनत्व को वाष्प घनत्व कहा जाता है। यानी वाष्प घनत्व निकालना है, वेपर डेंसिटी निकालना है, तो इसको डिफाइन करते हैं। वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है? कहता है कि वेपर डेंसिटी बराबर होता है सर, ठीक है, जो भी आप एसटीपी एनटीपी ले रहे हैं उस पर उस पदार्थ का घनत्व यानी कि उस गैस का घनत्व डिवाइडेड बाय, यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस, जो भी गैस की बात कर रहे हैं, एट कोई भी आप एसटीपी पे ले लीजिए, एनटीपी पे ले लीजिए, यानी जो भी फिक्स यानी गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, उसी प्रेशर एंड टेम्परेचर एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। H2 गैस किससे हम कंपेरिजन करते हैं? जैसे वहां पे वाटर से कंपेरिजन कर रहे थे, हम बात बनाते हैं, हम किससे कंपेरिजन करते हैं? H2 गैस से कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और डिटेलिंग में देखिए। ठीक है, जैसे तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट ये फॉर्मूला आया कहाँ से? क्योंकि हमने कंपेरिजन किससे किया? जो हमने सर कंपेरिजन किया है पानी के डेंसिटी से। ठीक है, हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के डेंसिटी से। ठीक है, तो हाइड्रोजन के डेंसिटी से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो कंपेरिजन वेपर डेंसिटी बराबर क्या होगा? वेपर डेंसिटी बराबर होगा सर, हम लोग गैस के डेंसिटी के लिए फॉर्मूला लगाते थे पीएम डिवाइडेड बाई आरटी। ठीक है, जो भी गैस है आपका। अब यहाँ पे नीचे क्या है? तो पीएम होगा तो जो भी गैस है उसका पीएम, नीचे क्या होगा? तो पीएम होगा सर। ठीक है, पीएम तो होगा, पर यहाँ पे एक एम जो आएगा वो H2 का आएगा डिवाइडेड बाई आरटी। ठीक है, हमने अभी बताया कि गैस का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम है। टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो टेम्परेचर आर तो कांस्टेंट ऐसे ही होता है, तो आर से आर कट गया। टेम्परेचर भी कांस्टेंट कहा सेम सेम है, तो ये भी कट गया, प्रेशर जो है वो भी कट गया। तो ये आया क्या? मतलब ऊपर आया है मोलर मास, जो भी गैस आपका है जिसका आप निकाल रहे हैं वेपर डेंसिटी वो, और नीचे आया है भी मोलर मास ही आया है, पर वो H2 का आया है, और H2 का जो मोलर मास होता है वो 2 होता है। यहाँ पे M ये तो गैस का है, ये तो किसका है? गैस का है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लिखा गया है कि वेपर डेंसिटी की बात करें तो मोलर मास उसका लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो वो आएगा आपका वेपर डेंसिटी। ठीक है, या फिर आपको कहो कि वेपर डेंसिटी दे रखा हो, तो अगर आपको मोलर मास निकालना हो तो 2 गुने आपको वेपर डेंसिटी कर देना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपको फॉर्मूला दिया गया। देखो ये सब बेसिक है जो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज होगा। ये डायरेक्टली कोई आपसे नहीं पूछने जा रहा है कि वेपर डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, ये नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। हमने वेपर डेंसिटी बराबर क्या लिखा है कि मोलर मास को आप डिवाइड करिए 2 से। ठीक है, हमने डेफिनेशन भी नहीं लिखा है। ठीक है, सीधे सीधे लिखा है कि सीधे से न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, और अगर आपको वेपर डेंसिटी दे रखा है, मोलर मास निकालना है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको मोलर मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने फॉर्मूला भी बता दिया कि वेपर डेंसिटी अगर आपको निकालना है, तो वेपर डेंसिटी निकालना है तो आपको क्या करना है जी? डेंसिटी ऊपर लेना है, डेंसिटी ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको डेंसिटी लिखना है, और नीचे क्या लिखना है? तो उसी उसी गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको क्या करना है? डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी ऑफ H2 दिखा है, ये फॉर्मूला है। तो बाकी मैंने पूरा डेरिवेशन करके आपको दिखाया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो और फिर मुझे कमेंट में बता भी सकते हो कहीं पे दिक्कत है। ठीक है, अब इसको न्यूमेरिकल पे चलते हैं कि कैसे इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि एचटीपी पर हम बात कर रहे हैं 7.5 लीटर ऑफ गैस। तो गैस है देखिए जो 7.5 लीटर है, उसका वेट दे रखा है 16 ग्राम। उसका वेपर डेंसिटी आपसे निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, कहता है कि अगर ऐसी बातें हैं, एचटीपी बातें हैं, ठीक है, 16 ग्राम की बातें हैं, तो हमको सबसे पहले तो भैया मोल निकालना पड़ेगा। तो एचटीपी पे जो मोल निकालना है, क्योंकि मोल निकालोगे तो ना मोलर मास निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वो 16 ग्राम दे रखा है पूरा 7.6 लीटर का ना, तो हमको एक मोल का निकालना पड़ेगा। तो एक मोल का जो मास होता है उसी को ना मोलर मास कहते हैं। तो जैसे 7.6 अगर लीटर है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक मोल में जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो इसको 7.5 को आपको 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा। तथा मोलर मास कैसे निकलेगा सर, कि मोलर मास कैसे निकलेगा। ठीक है, तथा 16 ग्राम जो मास है ये पूरा कितने मोल का, कहता है इतना मोल का ना। ठीक है, तो आपको एक मोल का निकालना है, तो इससे आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा 7.5। ठीक है, 7.5 और डिवाइड 22.4, इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये 22.4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू 22.4, और इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये करीबन आता है 47.78 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास निकल के आएगा। मोलर मास निकल के आया तो वेपर डेंसिटी निकालना बहुत ही आसान। वेपर डेंसिटी जो होता है उसका आधा होता है, ये आप जानते हो। तो वेपर डेंसिटी जैसे निकाल रहे हो, बस आपको 47.78 को आधा कर देना है, जो कि आता 23.89। ठीक है, ये आ गया आपका वेपर डेंसिटी। चलिए ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखिए, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि आपको मीथेन का यानी कि CH4 का, ठीक है, यानी CH4 के आपके रिलेटिव यानी CH4 के सापेक्ष आपको SO2 का बाष्प घनत्व यानी कि वेपर डेंसिटी निकालना। CH4 के रिलेटिव आपको SO2 का वेपर डेंसिटी निकालना है। वीडियो को पॉज कीजिए और बना के दिखाइए। तथा वेपर डेंसिटी चलिए बनाया हो तो बनाया है, नहीं बनाया तो मैं क्या कर सकता हूँ। सोल्यूशन वेपर डेंसिटी अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा जी, कहता है कि आपको मोलर मास लेना पड़ेगा SO4 का निकालना, तो SO4 का और डिवाइडेड बाई जिसके रिलेटिव निकालना CH4। क्योंकि मैंने आपको बताया कि H2 के रिलेटिव हम निकालते हैं, पर अगर दिया रहे, ठीक है, स्टैंडर्ड चीजें दिया रहे तो ठीक है, कि भाई अगर नहीं दिया रहेगा तो हम H2 के रिलेटिव निकालेंगे। कोई दे दे इसके रिलेटिव निकालना तो उसी के रिलेटिव निकालेंगे। तो दोनों का मोलर मास लिखना है आपको। ठीक है, दोनों का मोलर मास कितना होगा, कहता है SO4 का देखते हैं 16 सल्फर 32 32 है और ऑक्सीजन ढेर सारा है, 32 है और ऑक्सीजन। ठीक है, 16 16 64, कितना हुआ जी, 4 5 6 अच्छे 3 9 96। ठीक है, और CH4 को कार्बन कितना होता है, कहता है 12। CH4 का अगर हम देखते हैं तो कार्बन होता है 12 और 4 को हट गया मतलब 16। ठीक है, तो यानी 16 से आपको डिवाइड करना है। 96 को 16 से डिवाइड करना, अगर सीधे कर जा रहा तो ठीक है, नहीं तो उसको अंतर आपको लिख देना। 16 से 16 छः 96, 6 बार में आपका कट गया। तो कितना आया जी वेपर डेंसिटी, पता 6 आया। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा गलती हो गया, ये मैंने SO4 के चलिए SO2 है ना, सॉरी ये SO2 में से सुधार देता हूँ। SO2, चलो पेन याद चल जाओ। SO2 है ना, उसमें 32 होगा ना, अब 32 होगा तो 32 64 होगा ना। ठीक है, 32 32 64 होगा। ठीक है, तो इसको 64 लिखना है ना, तो ये काटो 16 16 17 16 64, ये 4 बार में घटेगा, ये 4 आएगा। ठीक है, गलती से SO4 लिखा गया, SO2 करना था ना, SO2 का करो। ये सब तो तुम गलतियां कर ही सकते हो खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, वह स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमने पढ़ा है, और डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब होता है क्या, जिसको तनुकरण हिंदी में बोलते हैं, विशिष्ट रूप। और तनुकरण मतलब पानी डाल के उसको तनु बनाना है, डाइल्यूट करना है। ठीक है,
कहता इस पे भाई सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, कॉन्सेप्ट तो ग्रेविटी वाला आपने पढ़ ही लिया। कहता एक एसिड है, एंड एसिड सॉल्यूशन है जिसकी ग्रेविटी आपका वो 1.8 दे रखा है और कंटेनिंग 62 ग्राम ऑफ एसिड। एसिड का 62 ग्राम है, ठीक है, बाय वेट है। इफ डाइल्यूट इट इफ वी डाइल्यूट इट टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन विद स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो पानी डाला गया, पानी डाल के इसको कितना क्या किया गया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1.08। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 10 मिलीलीटर एडेड टू 10 मिलीलीटर ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है। तथा ओरिजिनल सॉल्यूशन जो कि आपका है कि 100 मिलीलीटर, उसमें आपको और कितना पानी मिलाया जाए ताकि वो डाइल्यूट होकर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.08 हो जाए, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो इसको बड़ा ही सिंपली हम लोग कर सकते हैं। कहता कैसे कर सकते हैं सर? कहता हम कैसे कर सकते हैं कि आपका दे रखा है, पहले डेंसिटी दे रखा 1.8 और अब कर देना है उसको कितना जी, कहता है 1.08, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है जी, ठीक है, पूरा भाई डेंसिटी तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग पानी डाल रहे हो, ठीक है, तो उसमें डेंसिटी जो उसका है, उसका मास जो है सबस्टांस का, वो थोड़ा ना बदल रहा है यार, वो थोड़ा ना बदल रहा है। अगर समझ में आ जाता तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, m1v1 इक्वल टू m2v2, ठीक है। m जो है वो कंसंट्रेशन है, प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे प्रोपोर्शनल उसका, ठीक है। यानी कि आपने डेंसिटी को मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम से, ठीक है, तो ये निकल के आएगा मास। और ये मास पहले भी जितना था, बाद में भी अगर डेंसिटी जो आया उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। डेंसिटी आप लोग वेपर डेंसिटी की बात करो, भाई डेंसिटी कोई भी रहे, बाकी दोनों तरफ एक ही तरह का डेंसिटी है ना, तो यूनिट तो ऐसे भी कट जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, डेंसिटी दे रखा है 1.8 और उस वक्त उसका वॉल्यूम दे रखा है 100 जो पहले था, ठीक है। अब उसने कहा कि डेंसिटी बदल के 1.08 हो गया है और वॉल्यूम क्या है वही आपको बताना है, यानी कितना ऐड करना पड़ा है। टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसके बाद ऐड कितना करना पड़ा वो निकाल लेंगे। तो V2 जो निकल के आया है 1.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.08, ठीक है। अगर इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद आंसर आता है कुछ लगभग 166.67 मिलीलीटर, ठीक है। आपका तो ऐड कितना करना पड़ा, तो पहले 100 था, ऐड कितना करना पड़ा, 66.67 मिलीलीटर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बहुत चीज पढ़ लिए, ढेर सारा मेहनत मजदूरी कर लिए, थक गए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ना उसको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो को मैं डालूं तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिए और आपको छूटना नहीं पड़े, मुझे शेयर ना करना पड़े, आप खुद से ही वहां तक पहुंच जाइए, ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन यानी कि प्रतिशत संगठन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रतिशत संगठन पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, प्रतिशत संगठन का यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और गुण सूत्र या अनुसूत्र हम निकालने का तरीका देखेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, या हम प्रोपोर्शनल फॉर्मूला भी निकालेंगे, मूलानुपाती फॉर्मूला भी निकालेंगे और यौगिक फॉर्मूला भी निकालेंगे, ठीक है। ढेर सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे और आगे जो भी हम लोग पढ़ सकते हैं उस चीज़ों को पढ़ने की चेष्टा करेंगे, यानी कि एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। चाहे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना हो, रासायनिक समीकरण पढ़ना हो, केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस करना हो, ठीक है, कैसे बैलेंस करते हैं, इस सारी चीज़ों को सीखना हो, सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपसे मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे सबका ग्रुप रहता है, वहाँ पे इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। शेयर करना आपका काम है, यही आपका गुरुदक्षिणा, और गुरुदक्षिणा दोगे तभी आपका विद्या सफल होगा। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आप जरूरतमंद लोगों के साथ के पास इसको पहुँचाने में मेरी मदद करें। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस।